स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो इस लोब को हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। तो इस स्टॉक को नाम देते हैं इन्फेंडिबुलम का। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स हैं। एक उसका इंटीरियर लोब है, एक उसका मीडियल लोब है और एक उसका पोस्टीरियर लोब है। तो ये जो पोस्टीरियर लोब है ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। एक है उसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। बट ये जो हार्मोन्स हैं ये पोस्टीरियर लोब में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इनकी प्रोडक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होती है, बल्कि ये जस्ट यहाँ पर स्टोर होते हैं और जस्ट यहाँ से रिलीज होते हैं। तो फिर ये कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ मौजूद रहती हैं और न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हम ईडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाएंगे। फिर वो अपने इस एक्सोन फाइबर्स के जरिए, जो कि स्टॉक से होता हुआ हमारे इस पोस्टीरियर लोब की तरफ आ रहा है, तो यहाँ तक आ जाएगा तो ये एक्सोन टर्मिनल में टर्मिनेट हो जाएगा और ये जो बल्ब होगा एक्सोन का, इसमें अपने हार्मोन्स को हम स्टोर करवा देगा। ये यहाँ पर रह जाएंगे और यहाँ पर स्टोर रहेंगे हमारे पोस्टीरियर लोब में। तो बने हुए तो ये सेल बॉडी से हाइपोथैलेमस में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टोर हो रहे हैं। तो अगर हमने इन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाना होगा तो इन न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज़ हैं उनको हमने नर्व इम्पल्स प्रोवाइड करनी होगी, तो फिर ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने कहा कि जो पोस्टीरियर लोब है वो कोई हार्मोन नहीं सिंथेसाइज करवाता है, बल्कि जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स बनाए हैं जस्ट उनको स्टोर करना और उनको रिलीज़ करवाना, ये काम होता है पोस्टीरियर लोब का। तो इसलिए हमने इसको कहा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब कि यहाँ पर न्यूरॉन्स के टर्मिनल्स टर्मिनेट हो रहे होते हैं, न्यूरॉन्स की एंडिंग यहाँ पर मौजूद रहती है। इसको हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। The posterior pituitary does not actually synthesize any hormone by itself. It contains the neuron endings that begins in the hypothalamus. The hormones, they are synthesized in the cell bodies of the neurons in the hypothalamus. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है दैट विल ओनली स्टोर एंड रिलीज दैट हार्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जब उन सेल्स को, न्यूरॉन्स को जब इम्पल्स प्रोवाइड किया जाएगा तो तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे इस पोस्टीरियर लोब से वो 2 हार्मोन्स हैं और हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन है। ये 2 हार्मोन्स पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और इनमें 9 इमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम एडीएच के बारे में पढ़ते हैं। जो एडीएच है इसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं वेसोप्रेसिन। तो डायूरेसिस का मतलब है यूरिन प्रोडक्शन, एंटी डायूरेसिस का मतलब है या एंटी डायूरेटिक का मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इनहिबिट कर दे यूरिन फॉर्मेशन को, तो हमारे पास एंटी डायूरेटिक कहलाता है। तो यहाँ पे जो एडीएच है तो उसका ताल्लुक हम देख सकते हैं कि ये यूरिन फॉर्मेशन के साथ इनहिबिटरी इसका रोल होगा। बेसिकली ये कब रिलीज़ होता है? ये तब रिलीज़ होता है जब हमारे हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मोरिसेप्टर्स मौजूद है तो वो ब्लड के अंदर वाटर का लेवल सेंस कर लेते हैं, वो ऑस्मोलैरिटी सेंस कर रहे होते हैं, सोलूट का या वाटर का लेवल इनसाइड द ब्लड चेक कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर कम मौजूद है ब्लड के अंदर तो हमारा ये जो हाइपोथैलेमस है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एडीएच को रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है और वाटर का लेवल कम हो जाता है तो तब हम एडीएच रिलीज़ होता है। अब हम एडीएच के फंक्शंस को देखते हैं कि जब ये इन रिस्पॉन्स टू द लो लेवल ऑफ वाटर रिलीज़ हुआ है, ब्लड में रिलीज़ हुआ है, तो अब ये किस तरीके से वाटर का लेवल मेंटेन करेगा? ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तेज़ करवा देगा फ्रॉम द किडनीज। तो किडनीज में हमने कहा कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का पोर्शन है और जो कलेक्टिंग डक्ट्स है तो वहाँ पर वाटर के लिए चैनल्स लगे हुए हैं जो कि हार्मोन डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं, तो उनसे ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तेज़ करवा देता है। तो जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में जो यूरिन बनता है, तो चूँकि उसे वाटर रीअब्सॉर्ब हो चुका हुआ होता है तो वो यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब एडीएच रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू द लो लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करवा देता है और वाटर का लेवल इनसाइड द ब्लड मेंटेन हो जाता है। यहाँ पर हम एडीएच का दूसरा रोल भी देखते हैं। जो एडीएच है वो उसको हमने दूसरा नाम दिया था वेसोप्रेसिन का।
मतलब कि ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करवाएगा, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जब हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हमें बीपी इंक्रीज़ करवाना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है, तो उसके लिए एडीएच चाहिए होगा हमें एज अ वेजोप्रेसिन। तो यहाँ पास एडीएच का फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई एक रेयर सी डिसऑर्डर है जो कि एडीएच के ना रिलीज होने की वजह से हो जाता है। हम कहते हैं कि हाइपो या अंडर सिक्रीशन हो जाती है अगर एडीएच की बॉडी में। ऑल्दो कि ये रेयर कंडीशन है, रेयर डिसऑर्डर है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, और इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडिस है, इसमें एडीएच नहीं रिलीज़ होता है, बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं रिलीज़ हो रहा होता है। तो फिर उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी में के अंदर, और हम बहुत लार्ज अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन होगी, और फिर वो कंसनट्रेटेड नहीं बल्कि वो डाइल्यूट यूरिन होगी, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो इन लोगों की अक्सर डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हमारे पास एडीएच के बारे में था, हमने कहा कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होता है, और इसका काम जो है वाटर का लेवल मेंटेन करना होता है। ये तब रिलीज़ होता है जब इसको जब ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाए इनसाइड द हाइपोथैलेमस, और वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, वो ब्लड में जो सोल्यूट है उसका लेवल या वाटर के लेवल को चेक कर रहे होते हैं। तो अगर वाटर का लेवल कम है तो एडीएच रिलीज़ होगा, और फिर वो वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को किडनी से तेज़ करवा देगा। तो इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में वाटर का लेवल मेंटेन हो जाएगा, और अगर ये अपनी प्रॉपर लेवल में नहीं रिलीज़ हो तो ये एक रेयर सी डिसऑर्डर को कॉज कर देता है, जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडिस कहते हैं, जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर हमारी बॉडी से रिलीज़ होने लगता है। तो ये एडीएच के बारे में था। अब जो इसका नेक्स्ट हार्मोन है यानी कि ऑक्सीटोसिन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास है ऑक्सीटोसिन, और ये भी 9 अमीनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड हार्मोन है। इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि लव को इनिशिएट करवाने में या लव को हम मेंटेन करने में इस ऑक्सीटोसिन का भी रोल होता है। ऑक्सीटोसिन का जो वर्डली मीनिंग है, इसका मतलब है चाइल्ड बर्थ। ये कब रिलीज़ होता है? जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, जब लेबर हो रहा होता है। तो उस टाइम हमने इससे पहले भी फीडबैक मैकेनिज्म में स्टडी किया था कि जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो उस टाइम उसके जो एमनियोटिक लेयर्स होंगी वो रप्चर हो जाएंगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेबी का हेड इन कंटेक्ट में आ जाएगा सर्विक्स के जो मौजूद न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होगी वहाँ तक। तो यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होगी, और वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाएंगे। तो ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन तेज़ करवा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हो जाने की वजह से जो बेबी है तो उसकी बर्थ हो जाती है, क्योंकि सर्विक्स डायलेट हो जाता है, वो वाइड हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो फीडिंग करवाने वाली मदर्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, अपने बच्चों की केयर करने वाली मदर्स हैं और फीड करवा रही होती है, तो उनके अंदर भी ये रिलीज़ हो रहा होता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है, और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक तो हमने कहा कि जो बेबी का हेड प्रेशर का सिग्नल दे रहा होता है उसकी वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, और दूसरा जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हमें चाहिए होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होने लगता है तो इट मीन के जो बेबी मौजूद है इनसाइड द यूट्रस, तो अब वो नहीं रह पाएगा वहाँ पे। तो जब लो लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन का, तो ये भी एक सिग्नल होता है हमारे इसी हार्मोन के रिलीज़ होने के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब ये यूट्रस के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो यूट्रस को की स्ट्रेचिंग कर देता है, और जो सर्विक्स है, सर्विक्स हमने कहा ओपनिंग ऑफ द यूट्रस को, तो यहाँ को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से बेबी की बर्थ हो जाती है, चाइल्ड बर्थ हो जाती है। तो ये हमने यूट्रस के साथ इसका हमने रिलेशनशिप देखा कि जो यूट्रस है उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके अंदर ये किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स, या हम इसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जब बेबी अपनी मदर के निपल्स को सक कर रहा होता है मिल्क के लिए, तो उस निपल में टाइनी न्यूरॉन एंडिंग्स मौजूद होते हैं। तो जब वो सकिंग स्टार्ट कर देता है तो वो न्यूरॉन एंडिंग स्टिमुलेट हो जाती हैं, वो सिग्नल दे रहे होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, और फिर हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देता है।
जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो इसका टारगेट होता है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स वो वाले ग्लैंड्स या वो वाले सेल्स होते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो अब उन सेल्स से जो मिल्क है उसको बाहर निकालना, इजेक्शन करना, मतलब कि उससे बाहर निकाल देना, ये काम होता है ऑक्सीटोसिन का। ऑल्दो कि इसने मिल्क प्रोडक्शन नहीं की है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल था, जो हमने जिक्र किया कि लैक्टोजेनिक हार्मोन है और मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा। तो सेल के अंदर मिल्क बनाया था लैक्टोजेनिक हार्मोन ने, जबकि उसको रिलीज़ करवाया है फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू ऑक्सीटोसिन ने। तो यहाँ पे हमने इसको लव हार्मोन का नाम इसलिए दिया था कि जब बॉडी टू बॉडी कंटेक्ट आता है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लगता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मदर अपने बच्चों को फीड करवा रही होती है, तो चूँकि बच्चे का अपनी मदर की बॉडी के साथ कंटेक्ट आता है तो उसके रिजल्ट में लव हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। तो लव हार्मोन या जो मदर और बेबी का रिलेशनशिप है ये उन केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जब मदर उसको फीड करवा रही होती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो ऑक्सीटोसिन है वो मेल के अंदर भी रिलीज़ होता है, लेकिन मेल में तो चूँकि यूट्रस नहीं है, मेमोरी ग्लैंड नहीं, तो वहाँ पे तो इनका टारगेट मेमोरी ग्लैंड या यूट्रस हो ही नहीं सकते। तो वहाँ पे ये क्या काम करेंगे मेल के अंदर, तो मेल के अंदर बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, बिहेवियर उनकी जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है तो उनको हम कंट्रोल करेंगे, उनके नेगेटिव फीलिंग्स को हम ड्रॉप करेंगे और उनकी जो पॉजिटिव फीलिंग है तो उनको वो हम इनिशिएट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो ऑक्सीटोसिन है तो वो चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो वहाँ से मिल्क की इजेक्शन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये कब रिलीज़ होते हैं, जब इसको न्यूरॉन्स का सिग्नल मिल रहा होता है हमारे हाइपोथैलेमस को, और वो न्यूरॉन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे, न्यूरॉन कहाँ से मैसेज दे रहे होते हैं, जब बेबी का हेड उन रिसेप्टर्स को टच करने लगता है जो कि यूट्रस के लोअर पोर्शन में लोकेटेड होते हैं सर्विक्स के करीब। और दूसरा हमने कहा कि जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी एक सिग्नल होता है इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाने में। तो जब ये रिलीज़ हो जाता है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसका टारगेट यूटेराइन लाइनिंग होती है जिसकी वजह से सर्विक्स ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से जो बेबी है तो वो डिलीवर हो जाता है। तो ये हमारे पास सारा था ऑक्सीटोसिन के बारे में, और इम्पॉर्टेंट रोल इसका जो मिल्क है उसको इंजेक्शन में भी इसका रोल होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द ADH एंड ऑक्सीटोसिन, और ये दोनों हमारे पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स होते हैं, ऑल्दो के बनते वहाँ पर नहीं है लेकिन रिलीज़ वहाँ से हो रहे होते हैं।